खुदा ना खास्ता के पाक फौज को कह रहे हैं जिस तरह कश्मीर आपने भारत के हवाले कर दिया है। ऐसी सियासी जमातें और सेपरेटिस्ट हैं जो बात बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करवाएगा। मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से, लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हमें लगेगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है। कि जब मोदी लाहौर में आया, मोदी के साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था। जब ये बातचीत मियां साहब से की उसने, उसका फॉरेन सेक्रेटरी उसके साथ था और उसका गालिबन सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ था। अब यहाँ पे पाकिस्तान में एजाज चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी था, इनको रस्ते से वापस कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नासिर जंजुआ, उसको भी वापस कर दिया, वो भी नहीं जा सका। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि मियां साहब के और उनके दरमियान क्या बातचीत हुई। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर आपने एक टर्म सुना होगा कि सेपरेटिस्ट। पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे सेपरेटिस्ट हैं। अब इंडिया के अंदर जो कश्मीर वाले सेपरेटिस्ट हैं ना, उनको तो अब खामोश कर दिया गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में एक अलग लेवल के सेपरेटिस्ट हैं। ऊपर से यहाँ पर एक अलग वॉर ये भी चल रही है कि खास करके पत्रकारों को आर्मी के खिलाफ किया जाता है। और उसमें हामिद मीर आपको बहुत बड़ा नाम है, जो आए दिन कुछ न कुछ दिनों के बाद वो बाहर आकर बोलता है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। और यहाँ पर पाकिस्तानियों को डर यही है कि पाकिस्तानी मीडिया को खास करके पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब एक अनरेस्ट क्रिएट होगा पाकिस्तान के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि भाई पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ऊपर से यहाँ पर ये भी डर है जैद हामिद जैसे लोगों को कि इंडिया यहाँ पर तैयार बैठा है, और अगर यहाँ पर इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिया ना, तो पाकिस्तान के अंदर कई सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, उनको बल मिल जाएगा और वो जो चाहेंगे वैसा करेंगे। हालांकि जैद हामिद तो हमेशा डरा रहता है, हमेशा उसको लगता है कि भाई रात को अगर उसको 2-3 बजे भी उठाओ नींद में से, तो वही बोलेगा चलो अटैक कर देते हैं इंडिया पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। चुके हैं, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ कोई ऐसा मौका नहीं जाने देती जिससे हमारी फौज को कमजोर करने का मौका मिले। आज भी उन्होंने कहा इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है। जन्नत साहब, ये एक बात सुन लीजिएगा, फिर आपको बात करने में आसानी होगी क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। ये मरियम साहबा क्या फरमाती है, सुनाएं जी। बिल्कुल इस चीज को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है या आपने किसी के आगे सरेंडर किया है मुल्क की सॉवरेनिटी पे, जिस तरह आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, अगर आप इस तरह की कोई कमजोरी दिखाकर आए हैं तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया। पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान की बहुत नाकदरी की है। हर सूबे में ऐसी सियासी जमातें और सेपरेटिस्ट हैं जो बात बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करवाएगा। मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से, लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हमें लगेगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, और हमको जान और माल की कुर्बानी देकर फिर अल्लाह के इस तोहफे को बचाना होगा, ताकि हमको कदर आए कि ये तोहफा जो हमारे बड़ों ने 50 लाख शुहदा की कुर्बानी के साए में हमें दिया था, हमने कितनी नाशुक्री और नाकदरी की इसकी। ये पाकिस्तान हमारी पनागाह है, अल्लाह उसके रसूल का तोहफा है। जरा जरा सी बात पर इसको तोड़ने की धमकी देने वाले अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन अब आजमाए जाएंगे। दुश्मन के जूतों तले दुश्मन इनकी बेहुरमती करेगा, तब इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना कीमती है ना। मेरा ख्याल है भूल जाते हैं। अब इसमें भी इन्होंने कहा इंटरनेशनल मीडिया से पता चला है कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं। भाई आपने इंटरनेशनल मीडिया को सुना है तो पाकिस्तानी मीडिया को भी सुने नहीं। तो आप कैसे इस चीज को लिंक कर रही है? इंटरनेशनल मीडिया ने ये कह दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये नहीं कहा कि आपने अड्डे दे दिए। अच्छा जनरल साहब, मैं आपको रोकूंगा। आप क्या समझते हैं, उधर से नवाज शरीफ डायरेक्ट हमारे ISI के आर्मी DG मोहतरम फैद हमीद साहब और इधर नवाज शरीफ फौज, क्या ये इंटरनेशनल ताकतें भी इनके पीछे हैं या सिर्फ हुकूमत का जाने का दर्द है इन्हें? आप क्या समझते हैं? मज़ीद अहद किया और बताया कि अब तो हमने आपका हाथ नहीं छोड़ना, अब तो हमने आपको बचा के रखना है, अब हम आपका मुकदमा लड़ेंगे। और उसके बाद आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता
ये मुकदमा अज खुद पाकिस्तान ने खारिज करना शुरू कर दिया और आखिर में आकर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि ये कहा जाने लगा कि जो आर्टिकल 370 है जिसके ज़रिए हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर इतने तवील अरसे एक गासबाना कब्जा जमाया रखा और जिसको फिर बाद में खुद ही ज़ायल करके उसने कश्मीर को अपने साथ जम कर लिया, वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। हमारा मसला तो आर्टिकल 35A के साथ है जिसके ज़रिए हिंदुस्तान कश्मीर के मुसलमान एरियाज़ की जो मेजॉरिटी है उसको बाहर के लोगों की आमद के ज़रिए और उनके कारोबार के ज़रिए, उनकी रिहाइश के ज़रिए तब्दील करना चाहता है। फिर हमने इस इशू को रिट्रैक्ट भी कर लिया। तो ये वो कश्मीर का इशू है जिसके ऊपर हमने एहतजाज करना था, हमने ह्यूमन चेन बनानी थी, हमने उनके साथ खड़ा होना था, हमने लोगों के साथ जो लोग हमारी बात नहीं मानते बैन अवी तौर पर उनके साथ सींग लड़ाने थे, मुबारी करनी थी, हमने जो भी हमारे बस में होता हमने करना था और कश्मीरियों को हर हाल में कभी एहसास नहीं देना था कि वो अकेले हैं। उस कश्मीर के साथ हमने क्या किया, जब वज़ीर आज़म ये तकरीर फरमा रहे थे और जब 2-1.5 साल गुजर गया है, गुजरने के बाद से लेकर अब तक जो मामलात बने, उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ हम पिछले दरवाजे से राब्ते में भी थे, उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे, इंटेलिजेंस चीफ्स उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। तो जिस हिंदुस्तान के साथ हम न्यूक्लियर जंग की बात कर रहे थे, उस हिंदुस्तान के साथ हम बातचीत भी कर रहे थे। जिस हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमने प्रोटेस्ट करना था आधे घंटे के लिए, 2 हफ्ते हमसे प्रोटेस्ट नहीं हुआ और उसके बाद हम घरों को वापस चले गए। फिर उसके बाद भूल के भी जिक्र नहीं किया, कभी कभार एक आध ट्वीट कर देते हैं। इस मतलब ईद के ऊपर बिल्कुल ज़मीनन उसका जिक्र हुआ, फ़लस्तीन के साथ उसको नथी कर दिया, कोई ख़ास किस्म का पैगाम नहीं दिया। तो ये हमने कश्मीर के साथ किया है। इसराइल की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो तो इसराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ा स्टैंड ले नहीं रहे। अगर आप इनफरादी तौर पर ममालिक की पॉलिसियाँ देखें तो उनके ट्विटर अकाउंट्स भी काफ़ी खामोश हैं, उनकी लीडरान की तरफ से कोई बड़े बयानात भी नहीं आ रहे। तो हम तो ईद उनके कैलेंडर के मुताबिक रखते हैं। अब इसराइल के ऊपर पॉलिसी हम कैसे ऐसे मुरतब कर सकते हैं जो उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क से अलहदा हो। तो इन हालात के पेश नज़र जब हम उन वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी दोस्ती हमें दरकार है, जब अरब वर्ल्ड के ममालिक की पॉलिसी को देख के हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, और जब हमारी तारीख ये है कि हमने कश्मीरियों के साथ वो किया जो कोई सोच नहीं सकता था कि उनका इतने बड़े उनके साथ वादे करके फिर उनका हाथ छोड़ दिया और अब उनका तज़किरा भी ज़िमनन हम करते हैं। तो इन हालात के पेश नज़र मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी का ये कहना कि हम फ्राइडे को प्रोटेस्ट करेंगे एक तरह से दुरुस्त भी है, क्योंकि हम यही कर सकते हैं और हमारा एहतजाज और हमारा एतराज़ और हमारी एग्रेसिव और स्टैंड वाली असूली फॉरेन पॉलिसी का वज़न बस इतना ही है कि जुमे वाले दिन जब लोग खुद से इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हों तो सरकार कहे जी कि देखा हमने कितना ज़बरदस्त फ़लस्तीनियों का मुकदमा। मैं जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, मियाँ साहब को तकरीबन 21-22 साल हो गए फ़ौज के खिलाफ साजिशें करते हुए, और ये किस्सा शुरू हुआ था जब इनकी मुशर्रफ के साथ मुखासमत हुई। मियाँ साहब अपनी तबीयत से मजबूर हैं, ये हर किसी के साथ सींग फंसा के बैठ जाते हैं। तो ये मुल्क के भले में हो, आप अपने हम कवायद ज़वाबित के मुताबिक करना चाहें, वो कहते हैं अगर हमने किया तो आप कौन होते हैं कहने वाले कुछ। अभी मिसाल ले लें कि जब मोदी लाहौर में आया, मोदी के साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जब ये बातचीत मियाँ साहब से की उसने, उसका फॉरेन सेक्रेटरी उसके साथ था और उसका गालिबन सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ था। अब यहाँ पे पाकिस्तान में एजाज चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी था, इनको रस्ते से वापस कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नासिर जंजुआ, उसको भी वापस कर दिया, वो भी नहीं जा सका। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि मियाँ साहब के और उनके दरमियान क्या बातचीत हुई। हमें अगर कोई बात पता चलती है तो वो इंडिया से पता चलती है कि मोदी ने कोई इंटरव्यू दे दिया या मोदी ने कुछ कहा। तो नहीं, तो जनरल साहब आप जो इतनी सीरियस बातें बता रहे हैं, देखें आजकल ये मोहतरम जनरल कमरजावेद बाजवा साहब को बार बार हिट कर रहे हैं, नाम लेके फैज साहब का कर रहे हैं। क्या हमारी फौज को अंदाजा नहीं कि ये किसके हाथों में खेल रहे हैं और खुदा ना खास्ता फौज को ही हमलावर क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे हकायक क्या, जबकि अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया इलेक्शन में? आप क्या समझते हैं? जाते भी हैं। मैं आपको अल्ताफ हुसैन का किस्सा बता, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप यहां से बोरियां भर के सबूत ले जाएं, MI6 जाके जज को बता देती है कि इसको नहीं आगे चला, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ होती हैं, उनके कनेक्शन, ये किसी का जाती मसला नहीं होता।
तो अल्ताफ हुसैन को आए दिन तक उसका मामला, कोई तहकीक आगे बढ़ी नहीं, किसी अदालत ने मामला छेड़ा ही नहीं आगे। वो वहां से तकरीरें करता रहा, वो तकरीरें सारी पता, उन्होंने कहा जी हम 2 साल लग गए कि जी हम उर्दू की तकरीर है, हम उसको अंग्रेजी में करा के तो देख रहे हैं कि कैसे क्या कहा। आज मेरे साथ एक नए गेस्ट हैं, मुनव्वर अब्दुल्ला साहब। ये पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और न्यूयॉर्क में रहते हैं और बिजनेसमैन हैं। तो ये बताइए कि जो इंडियंस हैं वो किस तरह वहां पे रह रहे होते हैं, वो उनका क्या स्टाइल है? क्योंकि वहां पे तो सुना है कि सारे एशियंस जाने जाते हैं, लेकिन मुझे रिसेंटली ये भी पता चला है कि जो ये एक तासुर भी बड़ा पता चला है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी अपने आप को इंडियंस ही कहते हैं। तो ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा कि इंडियंस वहां पे कैसे रहते हैं और ये पाकिस्तानी वाकई इस तरह करते हैं कि वो जाके वो अपने आप को इंडियंस बताते हैं, यहाँ के जो सेटल होते हैं वो नहीं, और जो बाकी होते हैं, ये क्या चक्कर होता है वहां पे? 9/11 के बाद क्योंकि एक नफरत फैल गई माशरे में, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ, तो उसमें फिर बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो इस तरह की और जॉब करते थे, उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया अपने आप को बताना। लेकिन बहुत ज्यादा अक्सरियत नहीं थी कि वो अपने आप को ऐसे बताते थे, लेकिन कम लोग ऐसे थे जो अपने आप को क्लैरिटी देना चाहते थे कि वो किस स्पेसिफिक कंट्रीज हैं। स्पेशली जब आप कोई लो एंड जॉब कर रहे हैं और आपको ये बताने पे आपको पता है कि रिएक्शन आएगा, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा चीजें तब्दील हुई। अब रह गई बात कि अमेरिकन्स के लिए इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं। अब उनमें मेरा ख्याल है क्लैरिटी आ गई है। इंडियंस में और पाकिस्तानियों में जो डिफ्रेंशिएट करने का जो उनमें क्वालिटी थी, या वो एक जो पता था उनको कि ये पाकिस्तानी है वर्सेस इंडियंस हैं, अब उनको क्लैरिटी आ चुकी है इस मामले पे। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त जो वहां पे इंडियंस हैं वो किस तरह सिनेरियो में इन्वॉल्व हैं? वो उनका क्या किरदार है? क्या वो भी इसी तरह लो पेड वर्कर हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई 20 एक इंडियन अमेरिकन है। इवन कि कैमला हैरिस जो है उसकी अपनी जारी बात है वालदा जो है वो वहां से इंडियन है। तो हाउ डू यू सी दिस, इंडिया का रोल किस तरह है अमेरिका के अंदर? देखिए, इंडियंस ने नो डाउट कि जहां पे क्रेडिट मिलना चाहिए उनको देना चाहिए। इंडियंस ने पिछले 20 साल में अपने आप को अमेरिका में बहुत मुस्तहकम कर लिया। इंडियंस जो थे अमेरिका जो आए वो पढ़ने के लिए आए, काफी ज्यादा लोग, और फिर वो हायर एजुकेशन के बाद वो उनको ज़ाहिर है 2-3 साल का काम करने की इजाजत मिलती थी। उस काम करने के दौरान उन्होंने जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जो आईटी की कंपनीज थी, उनको ज्वाइन कर लिया, जैसे फेसबुक है, गूगल है। अब पिछले 10 सालों में आप देखें कि इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं वो बड़ी जो आईटी फर्म्स हैं, या जो इवन मास्टर कार्ड देख लें, क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, उसका हेड भी इंडियन है। और स्पेशली जो आईटी लेवल पे, स्पेशली आईटी वर्कर्स तो बहुत ज्यादा है इंडियन। और आपको पता नहीं इस चीज का अंदाजा है कि हाईएस्ट पेड जो मिनॉरिटीज हैं वो इंडियंस हैं इस वक्त। चाइनीज पहले नंबर पे इंडियन है, दूसरे नंबर पे चाइनीज हैं, और पाकिस्तानी तो किसी 7वें 8वें 9वें नंबर पे आते हैं, लेकिन टॉप टियर में हैं। लेकिन इंडियन इस वक्त इस हद तक छा चुके हैं। अब रह गई बात कि एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं कि 9/11 के बाद जो पिछले 20 साल थे, अमेरिका ऑल्सो हैड सिस्टमैटिकली कुछ ऐसी माहौल बन गया कि उसमें इंडियंस का आगे जाना पाकिस्तानियों से ज्यादा इजी था। पाकिस्तानियों को डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ी, मुस्लिम होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते। H1B और कुछ इंडियंस हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज भी हैं, उनकी अपनी एक नेटवर्क भी है, और जाहिर है फिर जहां पे टॉप टियर CEOs इंडियंस बैठे हों, CTOs इंडियंस बैठे हों, वो अपनी जो नेशनैलिटी है, जो अपनी कौम है, उसको भी फेवर करते हैं। आजकल वहां पे इंडियन फीवर चल रहा है। पिछले 15 साल से अमेरिका हैज अ इंडियन फीवर। तो अब हम भी इसी खित्ते से हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन आपके ख्याल में जो टॉप 15 लोग हैं वो जो कंपनीज के, वो सब इंडियन CEO है। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तानी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी खास लेवल तक भी आ सके? यू विल नेवर सी एनी पाकिस्तानी ऑन टॉप टियर मैनेजमेंट एनी ऑफ दीज कंपनीज, राइट? तो मेरा ख्याल है ये एक सिस्टमैटिक जो इंडियन फीवर चल रहा है इस वक्त अमेरिका में, उसकी भी एक लहर है। तो आई थिंक दैट्स अनदर, इंडियंस आर वेविंग दैट लेयर। वो होती है ना, आप समुद्र में एक आती है बड़ी वेव आती है, राइट? तो आप वेव क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप उस वेव में अगर शामिल हो जाएं तो आप फिर सर्फ कर सकते हैं उस वेव को। तो इंडियंस आर सर्फिंग दैट वेव राइट नाउ। जो वेव इंडिया जो एक 9/11 के बाद एक क्रिएट हो गई, उसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है वो इंडियंस को
या वो जो आपने राइडिंग द वेव की बात की, हम किसी उस वेव का हिस्सा नहीं बन सके, बल्कि वहां पे आइडेंटिटी जो है उसको जो छुपाना पड़ गया मुसलमानों को। कि इंडिया में ना सिर्फ के इक्वल पाकिस्तानी मुसलमान हैं, लेकिन क्योंकि दैट्स नॉट कंसीडर्ड अ मुस्लिम नेशन, तो उनके खिलाफ उस तरह की वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए। हाँ ठीक है, उनको इमिग्रेशन में उनको भी थोड़े से चैलेंजेस हैं कि उनकी क्यू बहुत लंबी है, लेकिन उनके लोग भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको सिस्टमैटिकली एक फेवर हो गई। वो देखो माइक्रोसॉफ्ट में देखो हमारे लोग हैं, मास्टर कार्ड में हमारे लोग हैं, फलां जगह हमारे लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है वहां पे? क्योंकि बात तो बड़ी की जाती है कि वहां बड़े डॉक्टर हैं, बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिस्टम, क्या पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है, या कि हैं लेकिन उनको ही समहाउ मार्जिनलाइज्ड हैं आइदर बिकॉज ऑफ इंडियंस और बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो ये है, एक तो इंडिया हमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी, और उनकी रिप्रेजेंटेशन इन अमेरिका आल्सो हैज अ 7 to 10 times लार्जर। तो इसलिए अगर आपको एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियंस नजर आते हैं हर जगह, उसका एक रीजन ये भी है कि वो हमसे बड़ा मुल्क है, हमसे बड़ी उनकी रिप्रेजेंटेशन है अमेरिका में। दूसरी चीज है कि इंडियंस में ज्यादातर लोग पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे, एंड दे आर वेरी डिवर्सिफाइड। वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो उन्होंने MIT में भी चले गए, वो पढ़ाने की तरफ भी आ गए, डॉक्टरी की तरफ भी आ गए। तो आप देख लें संजय गुप्ता आपको CNN पे भी नजर आएंगे, फरीद जकरिया है वो एज ए जर्नलिस्ट भी आपको नजर आएंगे, राइट। तो वो उनकी जो फील्ड है वो बड़ी डिवर्सिफाइड है। पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल जो सबसे बड़ा अलमिया है कि या वो डॉक्टर हैं या इंजीनियर्स हैं या IT में चले गए या मेडिकल में चले गए, उन्होंने अपने आप को डिवर्सिफाई नहीं किया। वो आप देख लें 2-4 नेम्स हैं जो मैं अक्सर देखता हूँ ट्विटर पर, पाकिस्तानी लड़कियां हैं 2-3 वो जो एज ए जर्नलिस्ट वहां पे काम कर रही हैं, या लेकिन उनको वो उस लेवल का एक्सपोजर भी नहीं है। और तीसरी चीज जो मेरे ख्याल में है, देखिए इंडियंस की जो वैल्यूज हैं वो अमेरिकन की वैल्यू के करीब तर है। उनका जो ओपननेस है, जो रिलीजियस ना, जो बाइंडिंग ना होना है, ये बहुत सारी और लिमिटेशंस हैं, रिलीजियस लिमिटेशंस ना होना। तो जाहिर है इस वक्त जो फेवरेबल सिचुएशंस है वो इंडियन के लिए बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन, देखिए इंडियन और मच मोर ऑर्गेनाइज, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए, वो पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, वो ऑर्गेनाइज भी ज्यादा हैं, उनमें डिवर्सिफिकेशन भी बहुत है, तो उनको एडवांटेज है। इंडिया बहुत बड़ी पावर है, लेकिन कि दुनिया ताकत के जोर पे चलती है, और ताकत इकोनॉमी में है आजकल। एक जमाने में ताकत फोर्सेस में हुआ करती थी, अभी ताकत इकोनॉमी में है। जब वो इकोनॉमिकली इतना पावरफुल हो गया तो वो एक ग्लोबल पावर के तौर पर इमर्ज गया। वही इंडिया भी है। उनको दुनिया के हर फोरम में इज्जत के साथ इस्तकबाल किया गया, हमें जूतियों में रखा गया। कतर में उनका इस्तकबाल, वाशिंगटन में उनका इस्तकबाल, फला जगह इस्तकबाल। कौन है जो उनके सामने खड़ा नहीं होता हाथ बांध के साथ? आप भूल गए मलिया, एक अमेरिकन एम्बेसडर ने क्या कहा था, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान दरअसल इस चीज़ में फंस गया है कि ताकत जो है ना वो आर्मी में होती है। अब उनकी आर्मी भी 4 बार ठुक चुकी है इंडिया से, वो बात अलग है, लेकिन उनको आज भी ऐसा ही लगता है कि भाई हमारे पास अगर आर्मी है, हमारे पास न्यूक्लियर है, तो हम सबसे पावरफुल है। लेकिन वो भूल गए हैं कि भाई ट्रेड भी एक चीज़ होती थी पहले, और आज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेड है। कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास किसी को चुप कराने के लिए आपके पास पैसा है ना, तो वही सबसे ज़्यादा बोला जाता है। और यहाँ पर यही बात हो रही कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर हो चुकी है, और इंडिया के रिलेशन, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ, ग्लोबल साउथ हो, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर उसकी जो पहुँच है वो बढ़ रही है। तो उससे हो ये रहा है कि इंडिया हर सिचुएशन में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और ख़ास कर ये इकोनॉमी वाइज, जब इंडिया 3rd इकोनॉमी पर आ जाएगा ना, तो फिर हर किसी कंट्री को, चाहे UK हो, फ्रांस हो, जो एक समय ऐसा था कि ये कितने बड़े बड़े कंट्री है, उनको इंडिया की बात माननी पड़ेगी, उनके अलावा उनके पास ऑप्शन बचेगा नहीं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पता नहीं है कि हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी को काफी बेहतर किया। हालांकि आज से अगर 20 या 25 साल पहले की बात की जाए तो उनका जो स्पेशली उनका इंडियन रुपया था, हमारे 1 रुपए और उनके 2 रुपए हुआ करते थे। आज हमारे 2 या 2.5 रुपए और हिंदुस्तान का 1 रुपया है।
इसके साथ साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम को उन्होंने अच्छा किया, एजुकेशन लेवल उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनके स्टूडेंट्स जाकर मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सर हम उस चीज में क्या पीछे नहीं रह गए उनसे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान कोई आराम से बैठा हुआ, असला भी वो खरीद रहा है, बड़े बड़े डील्स कर रहा है, रशिया से $5 अरब का सॉरी S-400 सिस्टम लिया, अमेरिका से खरीदता है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से चीजें लेता है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमी को भी आगे बेहतर किया। हम उस तरह नहीं कर सके। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई नेगेट करने की वजह नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं इंडिया ने। दुनिया के हर फोरम में इज्जत के साथ इस्तकबाल किया गया, हमें जूतियों में रखा गया। कतर में उनका इस्तकबाल, वाशिंगटन में उसका इस्तकबाल, फला जगह उसका। कौन है जो उनके सामने खड़ा नहीं होता, हाथ बांध के खड़ा नहीं होता। ले रहा है और एक तरह से रियासत पाकिस्तान को वो मजाक बना। क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने क्यूबा का, क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने ब्राजील का, क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने वियतनाम का। मर गए ना लोग, गैरत से दिए। आपके यहां 70,000 हालत ये होती है कि वहां 30,000 मरते हैं और अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी को शिकस्त देते हैं। जो बाइडेन पता है क्या कहता है, द बेस्ट टेक्नोलॉजी दे कैन हैव, the best equipment they can have, the best training they can have, the best intelligence support they can have. जिस तरीके से अमेरिका बहादुर अपनी ताकत का मसल पाकिस्तान को फ्लेक्स करके दिखा रहा है और अब बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको हुकूमत में होना चाहिए और इसको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप आते हैं, 4 महीने से मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन और पाकिस्तान जो है निशाना पे है। क्या यूक्रेन में ये पूरा दोहराया नहीं गया? क्या यूक्रेन में जब ऑरेंज रेवोल्यूशन आया, सारे के सारे एम्बेसडर मिले वहां जाके उनको अपोजिशन पार्टीज को, फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, फिर एक पूरा का पूरा स्टेट सजाया गया, फिर वो रशियन बंदा चलता उसको भगाया गया, और फिर उसके बाद फंड किसने किया? यूएसए। छोटे मुल्क देखें, बड़े मुल्क देखें, अभी अपने पड़ोस में चले जाएं, कांग्रेस और बीजेपी की कितनी लड़ाई आपस में, लेकिन उनके बड़े बड़े इश्यूज हैं, कश्मीर है, हिंदुस्तान, चाइना और अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात रखने वो एक जैसे होंगे। आप देख आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे होते हैं। मुझे जिस बात का अफसोस होता है कि हम एक मैसेज ऑफ वननेस क्यों नहीं देते। हमारे इत्तेफाक राय हुकूमत और ओपोजिशन लीडरों में के साथ आप भूल गए मलिया, एक अमेरिकन एम्बेसडर ने क्या कहा था, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मांग। या इंडिया को क्या तकलीफ है? हाँ, इंडिया से हमें तकलीफ जरूर है। हमें तकलीफ ये है कि इंडिया को हमसे ये तकलीफ है कि हम कश्मीर को सपोर्ट करते हैं। जी जी, कश्मीर हमारा एक इशू है, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 4। इंडिया टीटीपी को सपोर्ट करता रहा है, इंडिया बलोच नेशनलिस्ट को सपोर्ट करता रहा है, उसके ऊपर हमारे कंसर्न्स भी हैं, हमने डोजियर्स तैयार करके दिए हैं, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर चल रही होती हैं और छोटा सा इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है कि मतलब ये बात मैं भी कहता हूं, मैं क्या दुनिया भी कहती है, बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि हमने $150 अरब का और 80,000 जानों का नुकसान किया, लेकिन सर क्यों हम इसको उस तरीके से वर्ल्ड स्टेज के ऊपर प्रेजेंट क्यों नहीं कर सके? उनको कोई नहीं हरा सका, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका को अपने साथ उन्होंने खड़ा कर दिया, अरब ममालिक को सर उन्होंने अपने साथ खड़ा कर दिया, हमारे जो थे वो भी जाके उनके मतलब ग्रुप में जाके चले गए। तो सर ये वाली कामयाबी हमें क्यों नहीं मिल रही? हमारी क्या कमजोरियां हैं जिसके ऊपर हिंदुस्तान अगर वो कर रहे हैं? मैं इसलिए इसके लिए मुझे भी ताजुब नहीं और यकीनन आपको भी नहीं होगा कि उनका काम है ये, और हमारा भी काम होना चाहिए कि हमें भी पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमने अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करना है, और वर्ल्ड स्टेज पे जाके फिर हमारे साथ भी 2+2 हो और वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आए जो उनके सपोर्ट में आ रही हैं। ना भारत से शिकवा है, ना अमेरिका से शिकवा है, मुझे तो अपनों से शिकवा है ना कि हमारे लोगों ने क्या किया जी। उनका वो तो अपने मुल्क का दिफा करेंगे, अपने मुल्क के मुफाद के लिए काम करेंगे। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। राजा साहब, हमने अगर किसी मुल्क में इस तरह से मुदाखलत की कोशिश की होती तो वो मुल्क सर झुकाकर हमारा गुलाम बन जाता या हमें मुंह तोड़ जवाब देता? देखिए, वो मुल्क आप में पहली बात यह है कि हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि ये उन कौमों में हिम्मत होती है कि जो कोई पॉलिसी या डायरेक्शन लेके जाते है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज हमेशा रखे, यहाँ पे किसी किस्म की स्टेबिलिटी ना आए। वही फैटिफ जो पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, वो पाकिस्तान को कहेगा कि अब आप निकल सकते हैं, अब IMF भी रिलैक्स हो गई है। को हमें गुलाम देखने की आदत है नाजरीन, वो भी खुददारी और गैरत के साथ सर उठाकर जीता हुआ नहीं देख सकते, या सर झुकाकर गुलाम बनकर उन बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बन गए। सतह से नीचे, दैट इज समुद्र की सतह से नीचे से आप उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं, इसको ट्रायड बोलते हैं। ये जो ट्रायड की कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया में 6 मुल्कों के पास है, दैट इज 5 न्यूक्लियर पावर्स एंड
द न्यू इंडक्शन इन इंडिया। इसके लिए आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए जो कि महीनों के महीनों समुद्र के नीचे रह सकती हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबमरीन कहाँ घूम रही है और वहां से जो आप पे हमला होगा वो एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस क्रिएट करता है। उसका रिलैक्स का कारण मैंने आपको बताया कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो हमारे पास हैं और एक अभी दिसंबर में और तैयार हो रही है और टोटल 6 तैयार होनी है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स का एक सेशन हुआ है और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने भी खिताब किया। नमस्कार दोस्तों, अभी अगर आप देखो तो पूर्ण बहुमत की सरकार जो इंडिया में चल रही है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो अपने हिसाब से चाहे वो उस हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। अब यहाँ पर दरअसल बात इस बात की है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है फिलहाल बहुत कमा रही है। देखिए, जीएसटी का कलेक्शन हर महीने 1,40,000 करोड़ 1,50,000 करोड़ के आसपास होता है। पहले जब 80-90 हज़ार हुआ होता था और एक बार तो 1 लाख को टच हुआ तो ऐसा लगता था कि वाह, लेकिन अब जो है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है। ऊपर से पेट्रोल की भी इनकम अच्छी खासी है, मतलब ऑयल की अब रशिया से बहुत सस्ते परचेज कर रहे हैं और अभी भी भारतीय नागरिक जो है, जनता है जो, उनको इतनी राहत दी नहीं गई है। मतलब बहुत पैसा बचता है, वही पैसा जो है वो इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस या फिर जो और चीज़ें उसमें अपना इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई न्यूक्लियर पनडुब्बी कि पनडुब्बी में क्या होता है कि जब वो डीजल से चलती है तो कोई ना कोई समय पर उसको बाहर आना पड़ता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियर पनडुब्बी है ना तो उसको बाहर नहीं आना पड़ेगा, वो महीनों तक अंदर ही रह सकती है। और यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हर साल एक रिपोर्ट आया करती है एक थिंक टैंक की, स्टॉकहोम के थिंक टैंक जो है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आया करती है SIPRI की तरफ से। वो जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं उसके हवाले से वो बताते हैं कि किस कंट्रीज के पास कितने। तो क्या आप एक बहुत ही पीसफुल माइंडसेट के हैं इस वजह से, या आप समझते हैं कि आपका हमसाया बहुत पीसफुल है, बहुत अमन पसंद है इस वजह से? देखिए, ना तो हमारा हमसाया अमन पसंद है और ना हम ऐसा सोचते हैं और ना हम ऐसे गलत फहमी में और मुगालते में रहना पसंद करेंगे। जहां तक चाइना का सवाल है और इंडिया चाइना का, देखिए ये इक्वेशन समझनी चाहिए आपको। लेकिन हमने अपनी दिफा के लिए और अपने प्रोटेक्शन और डेटरेंस के लिए कि कहीं चाइना को गलत फहमी ना हो जाए या कुछ ज्यादा मंसूबे ना बना ले, इसलिए हमने एक मिनिमम डेटरेंस रखा हुआ है। और ये जो डेटरेंस है, हमारा पूरा डेटरेंस चाइना स्पेसिफिक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक न्यूक्लियर वेपन्स हमारे हैं भी नहीं। हमारे वेपन्स जितने भी हैं न्यूक्लियर वेपन्स वो चाइनीज स्पेसिफिक है और पाकिस्तान अपने आप उसमें केटर फॉर हो जाता है। भाई आपने कुत्ता पाला हुआ है तो वो चोर पे ही भौंकेगा, पड़ोसी पे भी भौंक देगा, या दाहिने के पड़ोसी पे भी भौंक देगा, बाएं के पड़ोसी पे भौंक देगा। वो बात हो रही है कि आपने दाहिने के पड़ोसी के लिए वो कुत्ता पाला हुआ है। तो ये वाली कहानी है। अब क्या होता है कि जब ये डेटरेंस को क्रेडिबल बनाया जाता है, क्रेडिबल डेटरेंस कैसे बनती है कि आपके मुल्क में इतनी सलाहियत है कि उसको एयर के जरिए मिसाइल्स, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स के जरिए, एयर बेस्ड मिसाइल्स और बॉम्ब्स के जरिए और सब सर्विस सतह से नीचे, दैट इज समुद्र की सतह से नीचे से आप उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। इसको ट्रायड बोलते हैं। ये जो ट्रायड की कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया में 6 मुल्कों के पास है, दैट इज 5 न्यूक्लियर पावर्स एंड द न्यू इंडक्शन इन इंडिया। इसके लिए आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए जो कि महीनों के महीनों समुद्र के नीचे रह सकती हैं, सरफेस के नीचे रह सकती हैं और मीलों के मीलों पार कर सकती है। मतलब कि यहाँ से अगर इंडिया के समुद्र से डुबकी लगाए तो वो अमेरिका के पास जाके निकलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, इतनी लंबी वो सतह के नीचे रह सकती है। तो जो ऐसी काबिलियत रखते हैं और फिर उसके बाद मिसाइल दागने की काबिलियत रखते हैं, ये एक मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि ये एक ओवरले है कि अगर आप गलती कर भी देते हैं कि एक न्यूक्लियर चला भी दिया तो आप जमीन के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं जहां से आपने देख लिया ये लॉन्च पैड है, ये एयरफील्ड है, ये आपने सब तबाह कर दिए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबमरीन कहाँ घूम रही है और वहां से जो आप पे हमला होगा वो एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस क्रिएट करता है। और ये डेटरेंस हमारे पास चाइना के खिलाफ है,
और क्योंकि वो चाइना के खिलाफ है तो वो पाकिस्तान को भी केटर कर लेता है। तो अगर पाकिस्तान के पास 100 न्यूक्लियर वेपन और ज्यादा भी हो जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि परफेक्ट होगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी और उसमें रिस्क भी नहीं है कि आप अगर मान लो कि एक मुल्क जो है अचानक से हमला कर देता, पाकिस्तान हमला कर देता है हिंदुस्तान के ऊपर, सारे न्यूक्लियर बम डाल देता है पहले हमले में। नहीं सर, हमारा नाम ना लें आप चाइना का ले लेना। कोई भी चलो चाइना का ले लें तो, लेकिन उसके बाद वो मुतमईन नहीं, उसके बाद वो शांति से बैठ नहीं सकता है, क्योंकि फिर उसके पास उसको फिर भी उसके ऊपर न्यूक्लियर बम जाएगा और वो न देगा इस सबमरीन की वजह से। तो ये इंडिया के पास एक बहुत बड़ी डेटरेंट कैपेबिलिटी है। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि 10 हैं कि 100 हैं। आप मेरी बात समझे, आप जो इसीलिए इंडिया बड़ा रिलैक्स्ड है और इंडिया अपने लेवल पे चल रहा है। इररिस्पेक्टिव जो आपका सवाल था कि आप इतने रिलैक्स्ड क्यों हैं, तो उसका रिलैक्स्ड का कारण मैंने आपको बताया कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो हमारे पास हैं, और एक अभी दिसंबर में और तैयार हो रही है और टोटल 6 तैयार होनी है। तो ये पूरी तरह हम केटर फॉर कर लेते हैं। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स का एक सेशन हुआ है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन था जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने भी खिताब किया वहाँ पे। और एक्चुअली जो मैं वहाँ पे बात तो ये करना चाहता हूँ कि इंडिया का इंडो पैसिफिक में, आसियान में जो फुटप्रिंट्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है फॉर आसियान और फॉर इंडो पैसिफिक और इन चीज़ों को देखने के लिए? बिकॉज हम ज़्यादातर अपने अफगानिस्तान और इस एरिया की तरफ देखते हैं, और जिस एरिया में दुनिया कोऑपरेशन कर रही है और जिस एरिया में इंडिया अपना असर वसूख इस्टेब्लिश कर रहा है, उस एरिया को भी देखने की ज़रूरत है। ये बेसिकली सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बेसिकली प्लान्स हैं और तरीकाकार है कि कहाँ कहाँ कैसे पार्टनरशिप होनी है। बेसिकली ये ब्रुनेई दारुस्सलाम ने इस दफ़ा ये चेयर कर रहा था, लेकिन द पॉइंट फॉर माय कंसर्न इज़ कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, और लास्ट टाइम ही वाज होम मिनिस्टर, जिनको भी अमित शाह ने रिप्लेस किया और उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। और कहा जाता है कि जो 4-5 करीबी लोग हैं, जिसमें अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और 1-2 और लोग हैं जो बड़े करीबी लोग हैं, उनमें से कंसिडर किए जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया ने जो वहाँ पे अपना जो पर्सपेक्टिव रखा है वो बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव है कि वो एक तो वो ये चाहते हैं कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव ऑर्डर होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। फ्री ओपन मीन्स कि सबको इक्वल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, इंक्लूसिव मीन कि सबको हिस्सा मिलना चाहिए। हम बहुत सेफ सिक्योर खेलते, इंटरनेट दुनिया को हम देंगे साहब, कहाँ डाटा की परेशानी कर रहे हो चीमा साहब? आप हमारे शुभ चिंतक हो, आपको करनी चाहिए, पर टेक्निकली कई दिक्कतें नहीं है साहब। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री कैसे आगे बढ़ रहा है या फिर कैसे ग्रोथ कर रहा है। और ये बात तो माननी पड़ेगी, पूरी दुनिया मानती है कि 2014 के बाद जिस तरीके से इंडिया ने अपनी तेज़ी पकड़ी है, ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह के समय में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन एक होता है कि एक साइकिल चलती है, वो धीरे धीरे ग्रोथ होती है। और एक होता है कि आप बुलेट ट्रेन पर बैठकर सवार होते हैं और सारी चीज़ों पर धड़ाधड़ फैसले लेते हैं। और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत है। 2014-19 सब में उनको पूर्ण बहुमत मिला है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उनको पता है कि ये जो भारत की जनता है, उन्होंने यहाँ पर फुल उनको सपोर्ट दिया है कि भाई आप जो यहाँ पर करना चाहे वो कर सकते हैं, और गठबंधन वाले जो धर्म है उनको निभाने नहीं पड़ते। खैर, बात दरअसल यहाँ पर ये है कि कई सारी चीज़ें ऐसी है। अब ज़रा सोचिए कि इंडिया के अंदर जो इंटरनेट था वो कितना महंगा था। मुझे आज भी याद है कि 250 रुपये का 1 GB हुआ करता था, और 3 ही बड़ी कंपनी हुआ करती थी, एयरटेल थी, आइडिया थी और वोडाफोन थी, और तीनों के पैकेज के प्राइसेस इसके आसपास ही थे। अगर आपको 2 GB करवाना है तो 350 रुपये हुआ करते थे। आज 1 GB की कीमत 5 से 6 रुपये या फिर 7 रुपये हो गई है। और अगर आप पिछले साल देखो, 1-2 साल पहले, तो उससे भी सस्ती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो इंडिया को
बहुत अलग अलग लेवल पर आगे बढ़ा रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आपका डाटा जो है, क्योंकि आपके पास आप देखें भाई 150 करोड़ का मुल्क है, लेकिन इंडिया ने जो डायरेक्शन पकड़ी है वो बहुत अच्छी पकड़ी है। दैट इज व्हाट वन शुड अप्रिशिएट, जो आइडियाज लेके आए हैं। सो पॉइंट ये आपका एक तो तबका वो है जो नीचे वाला, दैट इज नॉट, उसको स्टार्टअप आए या ना आए उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद दैट इकोनॉमी। ठीक है, एक तबका है ऊपर वाला, जैसे आप लोग हैं, आप जैसे आप हैं यानी कि, ठीक है, और आपसे भी ऊपर और आपसे कुछ तबका नीचे होगा। इन सब का जो डाटा है वो तो सारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। सो मतलब वेयर डज द सिक्योरिटी स्टैंड्स इन, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर माइक्रोसॉफ्ट जो मैं देख रहा था 15,000 करोड़ हैदराबाद में लगा रहा है, डाटा सेंटर्स बना रहा है, तो सारा भाई वो तो फिशू हो गए। तो आपके हाथ में चीजें तो आई, बिजनेस हुआ, लोगों को रोजगार मिला, लेकिन एट द सेम टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी शनाख्त, आपकी आइडेंटिटी, आपकी इंफॉर्मेशन, वो आपसे निकल गई। इस पे क्या काम हो रहा है? क्योंकि इस पे मैंने देखा है काफी ज्यादा बातें होंगी। जो स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप है जो हमारे लोगों ने यहाँ किया भाई। स्टार्टअप बाहर से थोड़ी आया यहाँ पे, उसके पार्टनर बाहर के कुछ हो सकते, पर इट इज अ इंडियन इनिशिएटिव, इट इज नॉट अ देन वो आता है एक इंटरनेशनल कंपनी सेटिंग अप अ शॉप हियर। जब मैं एक नया बिजनेस इंडियन शुरू करते तभी वो स्टार्टअप कहलाया जाता है। इट हैज टू बी अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया बाय इंडियंस, देन ओनली इट क्वालिफाइज टू स्टार्टअप। तो कोई बाहर से मार्केट देख के नहीं, अब जो मार्केट देख के आता है वो एमएनसी है, वो मार्केट है, उससे हमने दुकान खोली, वो एक अलग सेगमेंट ऑल टुगेदर। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें हम यहाँ क्लैरिफाई कर लें। अब आपने डाटा सॉवरेंटी की बात की, एक डाटा सॉवरेंटी का बिल आ गया है, और वैसे भी पीछे हमने काफी, आपको याद होगा व्हाट्सएप ने एक पॉलिसी चेंज करने की कोशिश की थी इंडिया ने, हमने बोला यहाँ रहना रहो नहीं तो निकलो। आज व्हाट्सएप कोई डाटा, आप जितने व्हाट्सएप कोई आपको अब इंडिया में कोई भी टर्म्स कंडीशंस पे साइन नहीं कराता, वी हैव टोल्ड देम विल नॉट लेट इट हैपन। दूसरा, डाटा सॉवरेंटी का बिल आया है। एक और चीज आपने देखो, इंडिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड से पहले क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट स्टोर करते थे लोग, वो भी स्टोर करना हमने बंद कर दिया। चौथी चीज, जो यहाँ भी हमारी जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो अब इंडियन सर्वर्स पे स्टोर होगी, बाहर नहीं होगी। हाँ, डाटा सॉवरेंटी पे बहुत काम करने की जरूरत है, देयर इज डेफिनेटली मोटिवेट टू वर्क मोर ऑन इट, वो कोई डाउट नहीं है। बट ये बात चीमा साहब की इस स्टार्टअप डाटा निकलेगा, स्टार्टअप तो मेरे भाई एविएशन में भी आ रहा है, स्टार्टअप तो डायरी में आ रहा है, एग्रीकल्चर में आ रहा है, machine startup does not mean IT. The common notion is startup means IT. IT might have some 20-30% share. जो हमारा एग्रीकल्चर वाला स्टार्टअप है, जो हमारा पेस्टिसाइड वाला स्टार्टअप है, जो हमारा इसमें एविएशन में है, जो हमारा मशीनरी में है, जो हमारा मतलब मान लीजिए फार्मिंग में है, जो हमारा पोल्ट्री फार्म में स्टार्टअप है, फिशरीज में स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप इज नॉट ओनली लिमिटेड टू IT। वहां तो डाटा ही नहीं, ना डाटा का लेना होता, ना डाटा का देना होता है। वी हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स जहां डाटा कॉमन मैन का आता ही नहीं है। एंड डाटा सॉवरेंटी बिल आते ही जितने भी छोटे मोटे इधर उधर इश्यूज है, दैट विल बी सेटल्ड। नाउ इंडियन डाटा जो है एज पर लॉ इट हैज टू बी स्टोर्ड ऑन इंडियन सर्वर्स ओनली। तो डाटा ब्रीच का कोई खतरा नहीं है। और आपने फिर बोला जी ऊपर और नीचे वाले लोग, ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल था। और चीमा साहब कहेंगे मैं सवाल तो मैंने एक पूछा था, अब मैं याद कर रहा हूँ क्या क्या पूछा था। देखिए आज से 5-1 साल पहले देखिए, जो अगर मैं आपको यूपी की बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूपी हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, करेक्ट। यूपी में चीमा साहब 6 साल पहले योगी जी जब नहीं थे तो एवरेज आई थिंक इनकम पर ईयर थी आदमी की 50,000 रुपए। अगर आज का डाटा देखिए ये 92,000 रुपए बढ़ी है, 92,000 रुपए, इट्स ऑलमोस्ट डबल्ड। सो ये कहना कि भाई मेरे जैसे है, मेरे ऊपर है, मेरे नीचे वालों को फायदा हो रहा है, यूपी में तो पाकिस्तान से बड़ी जनसंख्या ना, हर तरह का बंदा रहता है यूपी में, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अगर उस जैसे स्टेट की पर कैपिटा इनकम हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, दैट मींस द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट हैव रीच्ड एवरीवेयर। एंड सर वी हैव फेस्ड 2 years ऑफ कोविड। 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री में खाना दे रहे हैं हम, क्योंकि उनका ध्यान रखना है। आज हमने वर्ल्ड में बोल दिया हम सबसे ज्यादा वीट देंगे, बताओ किसको कितना वीट चाहिए, हमारे पास इतनी वीट प्रोडक्शन है, सब ले लो। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से क्या हुआ, रशिया से आता था फर्टिलाइजर, रशिया से आता ऑयल, काफी लोगों की फूड प्रोडक्शन हैज बीन इंपैक्टेड। हमने तो खुद जाके बोला बताओ किसको कितना दान चाहिए, कितना अनाज चाहिए, हम देने को तैयार है, हमारे पास है। Even in the COVID, Chima Sahab, our wheat production has been all-time high. We have beaten our previous records of wheat production. तो ये सब चीजें चल रही है। हाँ, डाटा is a concern which we are working on. डाटा सिक्योरिटी लॉ आ रहा है, डाटा सॉवरेंटी एक्ट आ रहा है, ये सब चीजें आ रही, बिल आ रही है, पर डाटा पे भी काफी नकेल कस दी गई। इंडियन डाटा ना सेल पे है ना ऑप्शन है। और दूसरी बात आपको बताऊं चीमा साहब, अगर आज एक सिनेरियो सोचो,
एक सिनेरियो सोचो, ये जो फेसबुक है जिसको उन्होंने नाम बदल के मेटा कर दिया, अगर कल को हमने जकरबर्ग को बोल दिया भैया इंडिया से तेरी दुकान बंद, इसकी वैल्यूएशन विल क्रैश टू 1/10। अगर इंडिया, चाइना तो है नहीं तुम्हारे पास, अगर इंडिया निकल गया यू आर फिनिश्ड। ये सब खेलते वैल्यूएशन पे, अगर इंडिया ने बंद कर दिया आपको, आपकी वैल्यूएशन खत्म हो, यू आर फिनिश्ड। दूसरी बात आपको बताऊं, पीछे जकरबर्ग साहब आए थे 2-1 साल पहले इंडिया, कह रहे थे बड़ा IIT में घूमे, ये घूमे, कुछ यहाँ के इन्फ्लुएंसरों को पकड़ा कि आई वांट टू गिव यू इंटरनेट फॉर फ्री। वो इंटरनेट क्या होता है? फेसबुक फ्लेवर्ड इंटरनेट, मतलब आपका इंटरनेट वो कंट्रोल करना चाहिए। हमने कहा भैया राम का नाम ले, गाड़ी पकड़, जहाज पकड़, निकल ले। हमारे यहाँ चीमा साहब सबसे सस्ता इंटरनेट का डाटा बिकता दुनिया में। आवर पर GB कॉस्ट इज लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड लेट मी टेल यू, वेरी सून यू विल सी, आपको एक सरप्राइज दूंगा आज, जो भी स्कैंडिनेविया में हम सबसे मिलके आए ना, नॉर्डिक समिट वगैरह, आप बहुत जल्दी देखेंगे साल भर में इंटरनेट पाइप्स विल गो फ्रॉम इंडिया टू दीज कंट्रीज। यहाँ इंटरनेट डाटा बहुत महंगा है, चीनी यहाँ आ नहीं सकते, ठीक है, चाइना आउट है गेम से, अमेरिकन और यूरोपियन प्रोवाइडर हमसे compete नहीं कर रहे। डाटा, और सुनिए साहब, डाटा हमारा कोई नहीं लेगा, हम इंटरनेट देंगे। और ईश्वर की कृपा से हम चाइनीज तो है नहीं कि डाटा चुरा ले, हुआवे ZTE तो है नहीं जिनका काम ही डाटा चुराना। हम बहुत सेफ सिक्योर खेलते, इंटरनेट दुनिया को हम देंगे साहब। कहाँ डाटा की परेशानी कर रहे हो चीमा साहब? आप हमारे शुभ चिंतक हो, आपको करनी चाहिए, पर टेक्निकली कई दिक्कत नहीं है साहब। चले वो आपकी बात सही है, आप बड़े अच्छे अंदाज से जो है ना बात को प्ले डाउन कर लेते हैं। लेकिन सुमित भाई एक आखिरी छोटा क्वेश्चन, और वो ये है, मैं देख रहा था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है बाय 2060 इंडिया विल बी लाइक, आप 1 अरब 70 करोड़ आबादी होगी, ठीक है, 2060 तक, एंड देन ये नीचे आती है। लेकिन इस सदी के आखिर तक भी आप 1.5 अरब होंगे। चाइना की आबादी कम हो रही है, ठीक है, तो ये जो गैप है, ठीक है, मतलब लिटरेट एंड इलिटरेट का, ठीक है, एक जो बहुत ज्यादा दुनिया विलेजेस में रहती है, जैसे हम आज भी बहुत सारे विलेज में रहते हैं, और हमारे तो शहरों की कैपेसिटी है, हमारे तो खैर मसला ही और है ना, वो तो कभी कभी देख के, क्योंकि हमें अपना ज्यादा पता है तो इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। आपको भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जितना अच्छा जानूंगा उतना अच्छा मेरे पास चीजें आएंगी, और आप हमारी अकल बढ़ाने में बड़ा काम करते हैं। ये जो आबादी है, ठीक है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, और ये जो यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं या ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये निचले वाले तबके को कैसे बीच में मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, या कि ये सिर्फ वही है, ये ऊपर वाले लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए, ये उनके चौंचले हैं, और ये नीचे वाले वही नीचे रह जाएंगे। वो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो जो गांव से हैं, जो कोविड में पता चला कि जिनकी ट्रैवल टाइम इतना ज्यादा है कि उनको सड़कों पे मीलों मील दिनों दिन चलना पड़ा, मतलब दीज आर द लूप होल्स ना, तो वो उसको कैसे प्लग करेंगे? कल के बोला मोदी जी ने, आपने कल देखा होगा डेनमार्क में, वहां NRI कम्युनिटी थी, उन्हें बोला यार एक तुमसे प्रॉमिस चाहिए। बोला क्या प्रॉमिस चाहिए? बोला दोगे? अपने अंदाज में बोला उन्हें, हाँ जी देंगे। वहां पक्का दोगे? हाँ जी देंगे। बोला मेरे एक काम करना। लोग घबरा गए, अरे भाई क्या काम बोल दिया मोदी जी ने? बोला 5 नॉन इंडियंस, आपके जो दोस्त हैं नॉन इंडियंस, उनको इंडिया भेजो घूमने के लिए, लेट देम कम एंड एक्सप्लोर इंडिया। आपसे इतनी मदद है। अगर आप गणित लगाए चीमा साहब, कितना NRI पॉपुलेशन है हमारा दुनिया में, into 5, and one person spending just $2,000, you know where it comes to be। तो ये चीजें संभव है। और ये जब अब जो हमारी विलेज में रोड्स बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लाइट बनी है, चीजें बनी, तो वहां भी तो डेवलपमेंट जा रहा है ना, वहां भी तो चीजें हो रही है। तो इट इज नॉट अ सिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट। और आपको एक पॉइंट बताऊंगा विच माइट नॉट बी पॉलिटिकली करेक्ट टू से, बट मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपके दिमाग में फिर भी डाउट रहेगा, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ घूमेगा, यार ये सुमित भाई ने क्या बोल दिया। चीमा साहब, जो गवर्नमेंट कहाँ से बनती है? इलेक्शन से। इलेक्शन से बनती है ना गवर्नमेंट, वोटिंग से बनती है ना गवर्नमेंट। वोट कहाँ से आता सर? 80% वोट रूलर, 80% से ज्यादा वोट रूलर है। गवर्नमेंट बनाते हैं वो लोग। आपको लगता अगर उन पे डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगी, उनका जिंदगी नहीं बदलेगी, गवर्नमेंट फिर चुन के आएगी, मोदी जी फिर जीत के आएंगे, योगी जी फिर जीत के? संभव ही नहीं है सर। इसीलिए डेमोक्रेसी इज द बैलेंसिंग फलक्रम, क्योंकि आपको वोट चाहिए। वोट 80%, 85% वहां से आता है। और अगर उनको आपका काम नहीं दिखा, उनको दिखा हवाबाजी है, तो अगले इलेक्शन में आप नहीं दिखोगे चीमा साहब। मतलब आपका मतलब नहीं, जो हवाबाजी करेगा वो नहीं। ये कांग्रेस वाले जो थे 400 सीट से ये 50 सीट पे सिमट गए हवाबाजी कर करके इतने सालों में।
भारत ने सही मौका जानकर कश्मीर का महाज खोल दिया है और भारतीय फौज पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स और मुजाहिदीन जो है उन्हें पकड़कर मीडिया पर ले आई है। उड़ी के एरिया के अंदर आर्मी ने घुसने की कोशिश, कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी मकबूजा वादी के अंदर, उसे आर्मी ने नाकाम बनाते हुए एक शख्स को मार दिया है, जबकि दूसरे शख्स को जिंदा पकड़ लिया। एक खबर चलाई जा रही है कि पाक दहशतगर्द पकड़ा गया है और दूसरा दरअंदाजी की कोशिश के दौरान हलाक कहा जा रहा है कि श्रीनगर में सीरीज ऑफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी जराये का कहना है कि कल एक लाइव ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक और दूसरा पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़ा गया है। आर्मी जो है उसने ये दावा किया है कि हमने पिछले 7 दिन के अंदर 7 पाकिस्तान के भेजे हुए दहशतगर्द जो हैं उन्हें मारा है और 19-year-old लश्कर तैयबा का दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब से ताल्लुक, कोई पाकिस्तानी दहशतगर्द भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। लोग पाकिस्तान से आए थे या लोग लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं समझता हूं अब रियासत पाकिस्तान को और वजीर आजम इमरान खान को तकरीरों से आगे निकलना होगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो डिस्कस हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। डिस्कस की बात नहीं कर रहा, जो इवेंट हो रही है उसके बारे में बात है कि कई बार ऐसा होता है कि एलओसी पर हम जो है वो जो घुसपैठ करने की ट्राई करते हैं पाकिस्तानी या फिर उनके आतंकवादी, हम उनको पकड़ते हैं और कई बार वो हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि भाई देखिए ये जो आतंकवादी था वो यहाँ पर घुसपैठ करने की ट्राई कर रहा था और इवन उनका बैकग्राउंड भी ले आते हैं कि भाई ये भाई साहब यहाँ के बैकग्राउंड के और ये भाई साहब यहाँ के बैकग्राउंड वाले हैं। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि जब कभी भी इस टाइप की सिचुएशन होती है पाकिस्तान या फिर कहीं उनका मीडिया तुरंत हाथ खड़े कर देता है कि भाई देखिए इंडिया ने एक साजिश करना शुरू कर दिया है और हमें यहाँ पर बदनाम किया जाएगा। फिलहाल तो FATF वाली सिचुएशन है नहीं, लेकिन फिर वो वही काउंट करेंगे कि देखिए ये सारी चीज़ें FATF में फिर काउंट होगी वगैरह वगैरह, लेकिन मानेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। ये सारे जो नॉन स्टेट एक्टर है जैसे कि हाफिज सईद हो गया, जैसे लखवी हो गया, उन सबको यहाँ पर ठिकाने नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर वही तरीका वारदात जो है वो अपनाना चाह रहा है और इस सब के अंदर इमरान खान और जनरल बाजवा के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि कश्मीर का महाज खुल चुका है। अफगानिस्तान का महाज अभी बंद नहीं हुआ, अफगानिस्तान को अभी तक हम मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर भारत ने सही मौका जानकर कश्मीर का महाज खोल दिया है और भारतीय फौज पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स और मुजाहिदीन जो है उन्हें पकड़कर मीडिया पर ले आई है। LOC के ऊपर फायरिंग हो जाती है, यानी कि 2003 का मुआहदा जिसे अभी पाकिस्तान ने रिन्यू किया और जिसे रिकन्फर्म किया सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए, उसके अंदर सबसे पहले होती है जी खिलाफ वर्जी। 2 टेररिस्ट एसोसिएटेड हेल्ड हाइड आउट बस्टेड इन कश्मीर के 2 दहशतगर्दों के जो एसोसिएट्स हैं उन्हें पकड़ लिया गया है और हाइड आउट जो है जो कि जहां पर वो छुपे हुए होते थे उसे मकबूजा वादी के अंदर बस्ट कर लिया गया है, उसे मकबूजा वादी के अंदर पकड़ लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है? मिलिटेंट किल्ड, अनदर कैप्चर्ड एज आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन इन उड़ी के एरिया के अंदर आर्मी ने घुसने की कोशिश, कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी मकबूजा वादी के अंदर, उसे आर्मी ने नाकाम बनाते हुए एक शख्स को मार दिया है, जबकि दूसरे शख्स को जिंदा पकड़ लिया है। अब इस हवाले से NDTV जो है वो क्या कह रहा है, आप ये देख सकते हैं। पाक टेररिस्ट 19 कैप्चर्ड अनदर किल्ड ड्यूरिंग इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट कि पाकिस्तान का एक दहशतगर्द जिसकी उम्र 19 साल है उसे मार दिया गया है और एक मारा गया है और एक गिरफ्तार हुआ है। और इस सब के अंदर जम्मू और कश्मीर के अंदर मकबूजा वादी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी और आर्मी जो है उसने ये दावा किया है कि हमने पिछले 7 दिन के अंदर 7 पाकिस्तान के भेजे हुए दहशतगर्द जो हैं उन्हें मारा है और 19-year-old लश्कर तैयबा का दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब से ताल्लुक, कैप्चर्ड इन अ मैसिव आर्मी ऑपरेशन टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशंस इन कश्मीर उड़ी हैज मेड बिग रेवल्यूशंस टू द आर्मी इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ हिज टेरर ट्रेनिंग इन विच पाकिस्तान आर्मी वाज allegedly involved कि इसे जिंदा जब पकड़ा है हमने और ये पाकिस्तानी पंजाब का रिहायशी है, इससे जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये दहशतगर्दी की ट्रेनिंग करवाती है पाकिस्तान आर्मी। द टेररिस्ट सरेंडर्ड व्हेन हिज एसोसिएट ट्राइंग टू क्रॉस ओवर विद हिम वाज किल्ड बाय द आर्मी कि ये जो शख्स है 19 साल का, इसे गिरफ्तार कर लिया गया, इसने सरेंडर किया जब इसके साथी को मार दिया गया। द इन्फिल्ट्रेटर्स वर प्लानिंग अ मेजर स्ट्राइक, ये एक बहुत बड़े हमले और एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर रहे थे। अली बाबरा पुत्रा द कैप्चर्ड टेररिस्ट
had claimed that he had to drop arms in Baramulla, but the size of the consignment raised suspicion. 6 terrorists tried to cross over according to the army. कि इसे कहा जा रहा है कि ये तो बारामुल्ला जो है वहां पर इसने कहा कि मुझे हथियार पहुंचाने का कहा गया था। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाले मामले के अंदर बिजी देखकर पाकिस्तान को यहां पर एंगेज करने की मोदी कोशिश कर रहा है और उसके लिए माहौल जो है वो बनाना शुरू हो चुका है। इसके पीछे कौन सी खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी है और इस साजिश में भारत के साथ कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, कौन से जासूस को पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है, असल में वो जासूस है कौन, तालिबान का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन इकराम, भारत पाकिस्तान हो या तालिबान, दोनों का खुला दुश्मन है। तालिबान के बारे में भारत ने नया बयानिया घड़ लिया है कि वो कश्मीर में आजादी पसंदों की मदद करेंगे, हालांकि अभी तक तालिबान ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। इसके साथ साथ भारत ने हालिया दिनों में पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाने के लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश करना शुरू कर दिए हैं। भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के साथ साथ पाकिस्तान में स्ट्राइक का बहाना ढूंढता रहता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? एक खबर चलाई जा रही है कि पाक दहशतगर्द पकड़ा गया है और दूसरा दरअंदाजी की कोशिश के दौरान हलाक कहा जा रहा है कि श्रीनगर में सीरीज ऑफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी जराये का कहना है कि कल एक लाइव ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक और दूसरा पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़ा गया है। यह पाकिस्तान के साथ जंग बंदी के बाद शुरू होने वाला सबसे बड़ा बगावत के खिलाफ ऑपरेशन है। भारतीय फौज ने दरअंदाजी की 3 कोशिशों को रोकने के बाद 18 सितंबर से उड़ी और रामपुर सेक्टर्स में मुतअद्दिद ऑपरेशन किए। ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। नाजरीन, कहते हैं ये कि हालिया बरसों में यह पहला मौका है कि कोई पाकिस्तानी दहशतगर्द भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। गुज़श्ता एक हफ्ते में तीसरी दरअंदाजी की कोशिश थी। कुछ दिन पहले फौज ने 3 दरअंदाजों को हलाक किया और असलहा और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें 5 AK राइफलें और 70 दस्ती बम शामिल। पाकिस्तान और आलमी दुनिया को आईना दिखाया एक किस्म का इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि करो तकरीरें, तुमने तो सिर्फ तकरीरें ही करनी है ना, तकरीरों से ही काम लेना है ना, तकरीरों से आगे तो बात बढ़नी नहीं है। हम दिखाते हैं, हम किसी से नहीं डरते। और आपने देखा इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा हो चुकी हैं और कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे, ये लोग लश्कर ताइबा से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं समझता हूं अब रियासत पाकिस्तान को और वजीर आजम इमरान खान को तकरीरों से आगे निकलना होगा। जब इंडिया की जानब से LOC पर फायरिंग की गई है तो हालात आने वाले दिनों में मजीद खराब होते जा रहे हैं। और जब से मोदी और बाइडन की मुलाकात हुई है और मोदी ने इजाज़त मांगी है बाइडन से कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी करें आप कुछ नहीं कहेंगे हमें, और उसके बदले में हम आपका साथ देंगे चीन के खिलाफ लड़ने